नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगले एफोरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर खुशहाली मैडम ने काफ़ी अच्छी तरीके से 2 एफोरिज्म हमें करवाए। आज हम तीसरा एफोरिज्म करेंगे, एफोरिज्म नंबर 3। अब तक हमने देखा कि एक फिजिशियन का मिशन क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए हर दम, हर एक पल, हर एक लाइफ के हर एक क्षण में उसको क्या करना चाहिए, बस उसको अपना काम को अंजाम देना चाहिए। वही उसका मिशन है। बाकी कोई स्पेक्युलेटिव पूर्व धारणाओं में या धारणाओं में किसी भी तरीके की कोई फिलॉसफी करने की जरूरत नहीं है। तो यही फिजिशियन का काम है। ऐसा हमने फुटनोट 1 और एफोरिज्म 1 से समझा, और दूसरी फुटनोट में हमारे काम के बारे में बताया गया हनुमान सर ने। वो है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, यानी क्योर करना है तो क्योर कैसा होना चाहिए वो समझाए। तो अब है फिजिशियन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि एज ए फिजिशियन हमारे पास क्या क्या होना चाहिए तो हम क्योर कर सकते हैं, हमारे काम को अंजाम दे सकते हैं। मिशन यही है कि पेशेंट को अच्छा करना है। लाइफ का हमारे हम सब जो भी फिजिशियंस है या बनने वाले हैं या ऑलरेडी है, उस उसकी लाइफ का मिशन क्या होगा, गोल क्या होगा। गोल यही होगा कि पेशेंट को क्योर करना है। तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स what is to be cured in diseases, that is to say in every individual case of disease, means knowledge of disease indication। अगर फिजिशियन क्लियरली उसको पता चल जाए कि उसको डिजीज में क्या क्योर करना है, उसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में उसको क्या करना है। हर एक डिजीज में नहीं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में उसको क्या करना है। नॉलेज ऑफ डिजीज और इंडिकेशन इसको हम कह सकते हैं। तो आगे हमने देखा कि प्रीफेज में से हमने समझा कि डिजीज तो एक डायनामिक लेवल पे अफेक्शन है। उसकी इंडिकेशन अगर क्लियरली परसीव करने लगे, यहाँ पर वर्ड भी हनुमान सर ने काफी काफी सोच समझ के वर्ड्स रखे गए हैं हर एक एफोरिज्म में। यहाँ पर सर ने क्लियरली परसीव्स लिखा है। परसीव का मतलब हमें परसेप्शन करना है पेशेंट की डिजीज का, कि ये कैसा है, इसके अंदर क्या डायनामिक डिरेंजमेंट है, दैट इज अ डिजीज। तो वो डायनामिक डिरेंजमेंट को हमें परसीव, फिजिशियन को परसीव करना होगा, क्लियरली परसीव। अगर क्लियरली परसीव करता है फिजिशियन इस पार्ट को, दैट इज नॉलेज ऑफ डिजीज और इंडिकेशन। यहाँ पर भी हनुमान सर ने पीछे सिम्टम नहीं लिखा, इंडिकेशन लिखा, यानी कि काफी उसका गहरा मीनिंग निकलता है। इंडिकेशन यानी कि वो डिरेंजमेंट में जो डिरेंजमेंट हुए, डायनामिक डिरेंजमेंट, उसकी बात कर रहे हैं इंडिकेशन से। तो एक तो ये चाहिए कि हमें नॉलेज ऑफ डिरेंजमेंट, डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ डिजीज होनी आनी चाहिए। तो हर एक इंडिविजुअल केस में वो डिफरेंट रहती है। चाहे अगर आप जीएनएम समझ लो, डॉक्टर हैमर की बातें समझ लो, फिर भी ये होम्योपैथी का पार्ट काफी डिफरेंट है, उससे काफी डीपर पार्ट है, जहां पर हर एक डिजीज की इंडिविजुअलिटी को समझने की बात है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने आगे भी स्किन का ही एग्जाम्पल लिया था, तो हम वही एग्जांपल लेंगे बार बार, कि स्किन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जीएनएम या डॉक्टर हैमर सर, स्किन जो एपिडर्मिस है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से स्किन की ऊपरी सतह एपिडर्मिस अफेक्ट होता है। तो अब हमें हर एक इंडिविजुअल केस में क्या सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से कोई फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, वो हमें फायदा कहाँ करवाएगी कि कौन सी पार्ट, कौन सी लाइफ की सिचुएशन पेशेंट को असर कर रही है, यानी पेशेंट कौन सी सिचुएशन से सेंसिटिव है, वो पार्ट इससे आपको मालूम पड़ सकता है। और दूसरा, अगर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हर एक में मिलता है,
तो फिर हर एक में फिर इंडिविजुअलिटी वापस होम्योपैथी उससे और डीपर जाएगी, या फिर डिल्यूजन एलोन या फिर डिल्यूजन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, ये काम नहीं करेगा हर एक स्किन के डिजीज में। और और ना ही मिलता है इतना ही। आपको जो चाहिए वो काफी परसेप्शन की बात है, कि फिजिशियन अगर क्लियरली परसीव कर जाए कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी डायनामिक डिरेंजमेंट है, तो तो हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा है, if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say in each individual case, each individual medicine, knowledge of medicinal powers, हम अगर अगर फिजिशियन क्लियर, यहाँ पर भी सर ने परसीव लिखा है, यानी कि परसेप्शन करना है इंडिविजुअल मेडिसिन का, कि ये दवाई क्या डायनामिक डिरेंजमेंट को अच्छा कर सकती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पढ़ाई में भी क्लिनिकल पार्ट को समझाया जाता है, कि क्लिनिकल यानी कि ये दवाई रीनल स्टोन की है, ये दवाई कॉन्स की है, ये दवाई एसिडिटी की है, ये दवाई फलाना ढिकना। तो ये सब परसेप्शन की बात नहीं है। हनुमान सर ने क्या बोला, इफ ही क्लियरली परसीव्स, तो लेकिन यहाँ हनुमान सर लिख सकते थे इफ ही क्लियरली नोस, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्योरेटिव इन मेडिसिन, कि बीमा मेडिसिन है उसमें ऐसी क्या है जो वो क्योर कर सकता है। अब हम फिजिकल पार्ट को उतना नहीं देखते हैं, तो यानी कि हम, क्योंकि अब हम समझने लगे हैं कि डायनामिक डिरेंजमेंट होते, कोई भी बीमारी डायनामिक लेवल पे डिरेंज हुई, फिर बाद में उसको डिफेंस करने के लिए बॉडी ने कुछ किया, उसको हमने डिजीज का नेम दे दिया। तो अब हम उस लेवल पे मेडिसिन को समझ रहे। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक में, रेडियम ब्रोम का, प्रीच होम्योपैथी की एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ऐसे वीडियोस है, तो आप वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। what is what is curative in medicines, that is to say in each individual medicine, knowledge of medicinal powers, मेडिसिनल पावर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो क्या क्या कर सकती। तो हर एक मेडिसिन हम जो यूज करते हैं, 30, 200, 1 एम, 10 एम, 50 एम, तो ये सब डायनामिक पोटेंसीज है। तो उसकी एक्शन डायनामिक लेवल पे होगी, ना कि बॉडी के लेवल। जब डायनामिक लेवल पे वो डिरेंजमेंट सही हो जाएगी, तो बॉडी को उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, तो बॉडी अपने आप हेल्दी स्टेट में आ जाएगी, बिकॉज माइंड गवर्न्स द बॉडी। एंड इफ ही नोज हाउ टू एडप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, अगर उसको पता चल जाए, वो जानता हो कि जो ये इसको कैसे अडॉप्ट करो, यानी कि जो मेरे पास नॉलेज है मेडिसिन की, और अब जो डिजीज में ये क्या क्योर करना है वो भी पता चले, अब उसको कैसे मैच करना है अगर वो पता चल जाए, तो and if he knows how to adapt according to clearly defined principles, वो clearly defined principles जो हम पढ़ रहे अभी, आगे भी कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में से, अब ये पूरा लिटरेचर, यानी कि होम्योपैथी की पूरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन 2 बुक में से आ जाती है मैक्सिमम। फिर सब जो बुक्स है वो सब इसको इलेबोरेट करते हैं, इस नॉलेज को अलग अलग एंगल से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 मेन चीज, कि कौन से प्रिंसिपल्स है, उसको समझने के लिए 2 बुक चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक बुक हमने कर ली है, ये दूसरी बुक है, कि इफ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स व्हाट इज क्योरेटिव इन मेडिसिन्स, टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटेडली morbid in the patient, so that the recovery must ensue to adapt it। तो अगर अगर वो जाने, 3 चीजें हैं, 3 चीजों पे इफ लिखा है। पहला है नॉलेज ऑफ डिजीज, दूसरा है मेडिसिनल पावर, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर,
तीसरी है कि अगर उसको वो क्लियर जानता हो कि कैसे अडॉप्ट करना है, इन फिलॉसॉफीज को, इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है, अगर वो क्लियरली जानता हो कि जिससे मेडिसिन में जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी छुपी हुई है, वो अनडाउटेडली जो मॉर्बिड है, उसको कैसे डिस्कवर किया जाता है, ये सब जानने की जो एडेप्टेबिलिटी अगर वो जानता हो, what is curative in medicines, to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, patient में undoubtedly morbid क्या है, वो बिना कोई शक, जनरली हम जब देखते हैं बच्चों को केस को हैंडल करने के लिए, जब हैंडल करते हुए जब बच्चों को देखते हैं, न्यू कमर्स को, तो और कुछ डॉक्टर्स को, तो वो काफी दुविधा में रहते हैं कि ये है कि ये है, उस पेशेंट की परसेप्शन क्या हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जो भी पेशेंट के अंदर है वो अनडाउटेडली मॉर्बिड है, उसी को डिस्कवर करना है, और उसको डिस्कवर करके वो मेडिसिन की क्यूरेटिव प्रॉपर्टी से मैच करना है, एडप्ट करना है। ये कैसे होता है अगर वो जानता हो, तो हम अपने मिशन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। सो दैट द रिकवरी मस्ट एंश्योर, इसीलिए रिकवरी होनी ही चाहिए। शुरुआत हो ही जाती है। लोग बोलते हैं कि भाई ये पोटेंशियल, वो पोटेंशियल, लेकिन अगर आपकी ये एडेप्टेबिलिटी काम कर रही है, लॉ ऑफ सिमिलिया अगर है आपकी दवाई में, आपके पेशेंट में, वो मैच कर रहा है लॉ ऑफ सिमिलिया, तो रिकवरी स्टार्ट तो हो ही जाती है। हो सकता है बीच में रुकावट आए और वहां पर आपको हाई पोटेंशियल देनी पड़े, लेकिन रिकवरी चालू होती है। मस्ट एंश्योर, ये तीन चीजें अगर आपने अप्लाई की है केस में, तो पेशेंट की, कोई भी डिजीज का पेशेंट हो, यहाँ पर कोई भी हनुमान सर ने कोई भी एक्सेप्शन नहीं डाला, कोई भी डिजीज हो, वो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। मस्ट एंश्योर टू एडप्ट इट एज वेल इन रिस्पेक्ट, और उसमें क्या चाहिए, एज वेल इन रिस्पेक्ट टू द suitability ऑफ द मेडिसिन, मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द case before him, choice of the remedy, the medicine indicated। यानी कि और क्या एडप्ट करना है कि मेडिसिन की सुटेबिलिटी के बारे में, के रिस्पेक्ट में, कौन सी ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी है, कि हमारे सामने जो पिक्चर है, अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम, हमारे सामने जो केस है, डिजीज पिक्चर आया है, उसके उस पिक्चर के आधार पे कौन सी दवाई उसकी एक्शन में काफी अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट दवाई कौन सी है, अगर हम उसको सिलेक्ट करें तो कुछ बात बन सकती है। यानी कि चॉइस ऑफ द रेमेडी, द मेडिसिन इंडिकेटेड, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, और क्या चाहिए, और in respect to the exact mode of preparation, सिर्फ चॉइस ऑफ रेमेडी या सिर्फ नॉलेज, या ये तीन बातें, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी, डिजीज टू द मेडिसिनल पावर, अगर सिर्फ यही नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ चॉइस ऑफ द रेमेडी, प्रॉपर डोज, कि कब कौन से मोड ऑफ प्रिपरेशन यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो सब आना चाहिए परफेक्टली। तो ये सब पार्ट हम इस बुक से कवर करेंगे। आपको याद रखना है या फिर नोट डाउन कर लो कि इतने इतने पॉइंट से, जो हम पूरी अब सब एफोरिज्म खत्म हो जाए तब तक हम इन पार्ट्स को कवर करेंगे, यानी कि जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज, और डोज कब रिपीट करना है, उसका प्रॉपर पीरियड क्या हो सकता है, ये सब फिजिशियन अगर जानता हो, उसको एडप्ट कर चुका हो, एडप्ट यानी कि हमने उसके साथ अनुकूलन साध लिया है, हमने उसको अपने अंदर सीख लिया है, तो हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, हम अपने अपने मिशन को पा सकते हैं। एंड इफ फाइनली ही नोज, और सबसे आखिर में, अगर he knows the obstacles to recovery in each case and is aware
how to remove them so that the restoration may be permanent. Then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing art. कि अगर सबसे आखिर में अगर वो कौन से ऑब्स्टेकल्स है जो रिकवरी को हाइंडर कर रहे हैं, ऐसे हर एक केस में डिफरेंट होता है। कुछ बातें हमने क्रॉनिक डिजीज में हमने पढ़ी और सीखी, जैसे खाने पीने की बातें, रहन सहन की बातें, इवन इमोशनल बातें भी हमने सीखी कि एंगर, वैक्सेशन एंड ग्रीफ इज अ टू मेन डिजास्टर ऑफ लाइफ। लाइफ को ये डिजास्टर की ओर ले जाते, वैक्सेशन एंड ग्रीफ। यानी कि वैक्सेशन कब आता है? गुस्सा, जब पीछे कुछ हुआ, तो ग्रीफ यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसका दुख है। तो ये दो चीजें, पास्ट एंड फ्यूचर, इंसान को खत्म करती है, नाव में नहीं रहने देती। सभी स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो एप्लीकेबल है इन होम्योपैथी, और क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल साइंस है, तो सभी जो भी स्पिरिचुअल बातें आप पढ़ेंगे कोई भी बुक से, तो वो हनुमान सर की अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो बातें हैं, जो भी लिख के गए, उन सब से काफी मैच होती है। ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम, और उसको कैसे रिमूव किया जाता है। अगर उसके बारे में हम अवेयर हो जाए, तो जो रिस्टोरेशन होगा वो परमानेंट होगा। देन ही अंडरस्टैंड्स। लोग आजकल बोलते हैं कि एक बार होम्योपैथी से चला गया तो फिर वो कभी नहीं आता, कभी बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी अगर पेशेंट की लाइफ में है, तो वापस हो सकता है। वो रिस्टोरेशन परमानेंट नहीं हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अब जहाँ पर नहीं हो, वहाँ पर आपको इस ऑब्स्टेकल्स को मेंटेन करना होगा। देन ही अंडरस्टैंड्स, देन ही अंडरस्टैंड्स। फिर बाद में तब जाके वो समझ सकता है। देन ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रैशनली। तब जाके वो समझ सकता है कि कैसे न्यायपूर्वक और रीति रिवाज से, नीति नियमों से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एंड ही इज अ ट्रू, और तब वो बन जाएगा ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। इस हीलिंग आर्ट की वो ट्रू प्रैक्टिशनर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एफोरिज्म पीछे का ले लेते हैं, एफोरिज्म नंबर 4। तो कुल मिला के ये फिजिशियन की क्वालिटी है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है एफोरिज्म 4। ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ एंड कोज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। कि वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ जैसा है, जब वो जानता है कि कौन सी चीजें हेल्थ को डिरेंज करती है, डिजीज लाती है, और उसको कैसे रिमूव करना चाहिए, हेल्थ में, पर्सन में से कैसे रिमूव करना चाहिए, अगर वो जानता है, तो वो हेल्थ का संरक्षक हो जाएगा। प्रिजर्वर यानी जो रक्षा करता है, हेल्थ की रक्षा करता है, तो उसके जैसा वो हो जाएगा। तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ एक्चुअली ईश्वर है। लेकिन जब हम ये सब बातों को काफी गहराई से समझने लगते हैं, तो फिर उसका हाथ हमारे सर पे आ जाता है, और हम लोगों की हेल्थ का को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।